नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके ऊपर मुझे बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ? इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव्स न्यूज़ आ रहा है, बहुत सारे नेगेटिव्स पॉइंट्स देखने को मिला है। क्या सही में ये पॉइंट्स और इस न्यूज़ सही में सही है, क्या गलत है? और क्या करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर? क्या मैं कंटिन्यू करूँ? क्या एग्ज़िट कर लूँ? क्या नया फ्रेश एंट्री लूँ? क्योंकि कंपनी एक डिस्काउंट में भी देखने को मिला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा कि बाय करना है, सेल करना है, एग्ज़िट करना है। तो आप समझदारी से काम लेंगे, सब कुछ देखने के बाद आपको ये डेटा जो मैं आपको दिखाऊँगा, इसको देखने के बाद मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं होगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आज बहुत एक इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरीके से जो स्कैम होता है, तो स्कैम के मतलब हम लोग यही जानते हैं कि स्कैम मतलब 1992 जो हर्षद मेहता जी ने क्या स्कैम किए थे। तो देखिए उन्होंने जो स्कैम किया, वो आज स्कैम सबके सामने नहीं आता। आज उन्होंने जो गलती किए थे स्कैम करने के बाद, उन्होंने जो गवर्नमेंट के ऊपर जो मतलब एलिगेशन लगाए थे, उसके चलते उनका बर्बादी देखने को मिला। अगर गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में होता और गवर्नमेंट के साथ वो चलते, तो आज भी शायद वो स्कैम करके ही चले जाते। तो वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है देखिए स्कैम का अलर्ट आपको होना चाहिए हमेशा। देखिए कुछ चीज़ों में आपको स्कैम का अलर्टनेस आपको मिलता है, कुछ न्यूज़ आपको मिलता है। आपको देखना है वो न्यूज़ कितना सही है, कितना गलत है। क्या सही में वो न्यूज़ आपके लिए उस कंपनी के ऊपर एक स्कैम हो रहा है, उस कंपनी के ऊपर कुछ खराब काम चल रहा है अंदर में, जो आपको पता तो चल रहा है। देखिए, सारे पता आपको डिटेल्स न्यूज़ के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से आएगा। उसको आपको वेरीफ़ाई करना है। क्या सही में वो है कि नहीं है? इसके लिए आपको कोई भी कंपनी के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं, कोई भी इनसाइडर ट्रेडर्स बनने का ज़रूरत नहीं कि अंदर के क्या बात चल रहा है उसको जानना है। ऐसे बिल्कुल आप करिएगा मत, ये इल्लीगल है। तो मेरे हिसाब से आपको डेटा के आधार के हिसाब से सब कुछ वेबसाइट ही मतलब इंटरनेट में ही मिलेगा। आपको मैं दिखाऊँगा किस तरीके से सर्च करना है। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा तो इसलिए मैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कहूँगा। तो ये मेरे हिसाब से एक स्कैम है, तो फिर भी स्कैम लीगली स्कैम है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से स्कैम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो फँसते हैं सिर्फ रिटेल पब्लिक, बाकी बड़े-बड़े प्लेयर्स तो फँसते नहीं है, वो तो खुद के हिस्सेदारी को बेचकर ही भाग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कौन-सा कंपनी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है वेदांता। आप सभी जानते हैं विडेल के बारे में। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा विडेल मतलब वेदांता के बारे में। देखिए कंपनी एक लार्जेस्ट कंपनी, एक बड़ी सी कंपनी है, तो मगर कंपनी का मैनेजमेंट जो टीम है और मतलब इसका जो मतलब ओनर है, वो भी मेरे हिसाब से एक इंस्पिरेशन हर हर किसी को उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक टाइम गरीब थे और उसके बाद धीरे-धीरे करके आज इतने बड़े एम्पायर खड़ा खड़ा किया है, तो ये सोचने वाला बात है। तो मतलब सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ बिज़नेस मॉडल्स मैं आपको दिखाऊँगा। आप देखेंगे तो अनिल अग्रवाल जी इस कंपनी के चेयरमैन हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से इस बिज़नेस को खड़ा किया और जिस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया, वो अलग लेवल्स का है। तो कंपनी में ऐसे क्या गड़बड़ी हुआ, कंपनी में ऐसे क्या हुआ जिसके चलते आज हर न्यूज़ चैनल में है और हर जगह पे इसके ऊपर ट्रेंडिंग चलते रहते हैं। और देखिए कंपनी का बिज़नेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी का ग्लोबली मार्केट में भी इम्पैक्ट है। सारे के सारे यूरोप्स कंट्री में, साथ ही साथ देखा जाए तो मतलब चाइना में भी है, अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में भी है। इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी का बिज़नेस फैला के रखा है। तो सबसे पहले ये देखना है कंपनी का बिज़नेस क्या है। देखिए ध्यान से देखना है इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी देखिए, आप जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमीनियम, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस, ये सारे के सारे वो क्या करते हैं माइनिंग करते हैं और कंपनी प्रोडक्शन भी करते हैं। तो मतलब एक्सप्लोरेशंस भी करते हैं और उसके साथ माइनिंग भी करते हैं। तो जो बिज़नेस एक्चुअली देखा जाए तो एक अ देखा जाए तो कमोडिटी बिज़नेस है और कमोडिटी सेगमेंट में काम करने के लिए कंपनी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनी के ऊपर पड़ते हैं। तो कंपनी के देखिए साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ नामीबिया, आयरलैंड, साथ ही साथ लिब्रिया, उसके बाद यूएई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इस जगह पे भी कंपनी का बिज़नेस और माइनिंग्स कंपनी करते हैं। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल्स है और कंपनी का सेक्टर वाइज़ में कंपनी की बात करूँ, तो कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। तो कोल इंडिया जो गवर्नमेंट कंपनी है वो नंबर 1 है, मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वेदांता। तो इतनी शानदार कंपनी होने के बाद भी
कंपनी के ऊपर गड़बड़ी कहाँ पे है, कंपनी के ऊपर वीकनेस कहाँ पे है, वो मैं चलो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का इन्वेस्टर, तो आप कहेंगे सर इन्वेस्टर देख के मुझे क्या फ़ायदा है? हाँ, यही तो देखना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास 2020 में होल्डिंग था 50%। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके होल्डिंग्स कितना बन चुके हैं, अराउंड 68, चलो मान लेता हूँ मैं 69 के आसपास होल्डिंग्स है। तो कंपनीज़ के ऊपर माल किसने बेचा? एफआईएस ने क्या किया? माल बेचा। डीएस ने क्या किया? माल बेचा। पब्लिक ने क्या किया? माल बेचा। तो हर जगह पे देखा जाए तो माल बेचा जा रहा है। सबसे ज़्यादा माल एफआईएस और डीएस ने बेच दिया और पब्लिक ने छोटा-मोटा स्टेक बेचा और यही प्रॉब्लम्स पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक को जब एग्ज़िट करना चाहिए तब वो बने रहते हैं, जब उसको बाइंग करके होल्ड करना चाहिए तब वो होल्ड करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, कंपनी एकदम बेकार है। कंपनी ने कुछ काम ऐसा किया जिसके वजह से मुझे इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डाउट है। वो डाउट कैसे है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप सोचेंगे सर प्रोमोटर तो खुद माल खरीदारी किए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपकी बात सही है। क्यों सही है? मैं चलो सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है एफआईएस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे एक एफआईएस का नाम देखने को मिलता था, वो है मैं डीएस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे डीएस का नाम क्या देखने को मिला? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके पास आज भी 9% के आसपास होल्डिंग्स है। तो 2020 में कितना होल्डिंग्स था? 5.58% के आसपास। फिर से देखिए लाइफ इंश्योरेंस के पास फिर से यहाँ पे भी होल्डिंग्स दिखेगा और भी अलग-अलग कंपनीज है। तो मैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे कारण है। वेदांता एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि वेदांता खुद का जो कंपनीज है मतलब वीडेल जो कंपनी है इसको बेचने वाले हैं। मतलब इस कंपनी को बेचने मतलब बेचेंगे नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, डीलिस्टिंग करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट से देखिए कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी हो सकते हैं, डीलिस्ट भी हो सकते हैं। अगर कंपनी को लग रहा है कि हाँ कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, मुझे खुद प्रॉफिट पूरा का पूरा कमाना है, मुझे शेयर होल्डर को पैसा नहीं देना है, तो वो डीलिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जितने सारे एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब शेयर होल्डर है उसको अच्छे प्राइस देकर शेयर को खरीदना होगा, तभी ना वो डीलिस्टिंग कर पाएंगे। मान के चलिए एक कंपनी का शेयर में प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग्स है, बाकी 40% पब्लिक के पास इंस्टीट्यूशन के पास है। अगर कंपनी चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को डीलिस्टिंग करूं तो 40 जो परसेंट का होल्डिंग्स है उसको खरीदना पड़ेगा और उसको खरीदने के लिए मान के चलिए 100 रुपीज कंपनी का प्राइस चला है, तो उसको ऑफर देना पड़ेगा, चलो मैं आपको 150 रुपये दे रहा हूँ पर शेयर में, मुझे माल दे दीजिए। इस ऑफर को ये सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी वो सारे शेयर को खरीदारी कर पाएंगे, उसके बाद वो डिलीस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो डिलीस्ट करने वाले हैं और डेट कब था? 12 में 2020 में। और डिलीस्ट के लिए कंपनी मतलब अनाउंसमेंट भी किया था और शेयर होल्डर को ऑफर भी दिया था, मगर यहाँ पे डिलीस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देखिए वेदांता डिलिस्टिंग फेल्स, कंपनी टू रिटर्न ऑल द शेयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडेड, इसका मतलब कंपनी का जो डीलिस्टिंग होने का जो फैसला था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि एलआईसी और बहुत सारे डीएस ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ना मैं मेरा खुद का शेयर बेचूंगा नहीं, तो मेरा लॉस हो कुछ भी हो मैं शेयर बेचने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए क्योंकि वो शायद बेच देते हैं मगर कंपनी ने जो प्राइस ऑफर किया, मैंने जो आपको बताया कि 100 रुपीज का शेयर उसको ज्यादा प्राइस देकर खरीदना पड़ेगा, तो कंपनी ने जो ऑफर किया वो बहुत कम ऑफर किए थे। कंपनी का एक्चुअली प्राइस ऑफर किया गया था 83 रुपीज के आसपास, मगर एलआईसी ने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे 300 रुपीज चाहिए, मतलब 300 रुपीज से भी ज्यादा चाहिए पर शेयर में। तो सोचिए कंपनी कहाँ से देते हैं, कंपनी देना चाह रहे हैं कि 83 में और 83 to 90 रुपीज के आसपास, और बाकी जो शेयर होल्डर है वो मांग रहे हैं कि 300 रुपीज के आसपास मिले तभी मैं शेयर बेचूंगा। तो यही बड़ा कारण बन गया जिसके लिए डीलिस्टिंग नहीं हो पाया। तो कंपनी ने एक जादू चलाया, जादू मतलब कंपनी के लिए खुद के लिए जादू चलाया, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को बर्बाद करने के लिए काम किया। वो काम क्या है ध्यान से सोचना, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये सारे चीज आपको एक बार पता चल गया ना, तो आप कंपनी के ऊपर शांति से बैठे रह पाएंगे। आपको लग रहा है कि इनसाइडर ट्रेडर्स ही सब कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, बाकी देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो तो इंसाइडर इंसाइडर ट्रेडर्स नहीं है, वो खुद के रिसर्च के हिसाब से खुद के दम के हिसाब से सारे चीज को स्टडी करके काम करते हैं। तो आज मैंने प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग सबसे पहले क्यों दिखाया, क्योंकि गलती कहाँ पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है और पब्लिक देखिए होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कंपनी धमाका रिटर्न देगा। देखिए रिटर्न दे भी सकते, कुछ भी हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कंपनी क्या करेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक जादू कंपनी ने किया, क्या किया देख लीजिए। कंपनी क्या किया, यहाँ पे शेयर होल्डिंग को खुद खरीदना स्टार्ट किया जब डीलिस्टिंग होने का कैंसिलेशन हो गया 2020 में। जब कैंसिलेशन हो गया उसके बाद देखिए 2021 में वो शेयर को मार्केट से खरीदना स्टार्ट किया। पहले 55% का 5% शेयर बढ़ाया,
उसके बाद देखिए डायरेक्टली फिर से 10% शेयर बढ़ा, उसके बाद फिर से 5% बढ़ा, बढ़ाते-बढ़ाते 50% के होल्डिंग से बढ़ चुके हैं 70%, तो डायरेक्टली 20% का होल्डिंग बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे सर कंपनी डिलिस्टिंग करना क्यों चाहते थे? क्योंकि कंपनी को कर्जा बढ़ रहा था और कंपनी को पैसे का ज़रूरत था, तो इसलिए डिलिस्टिंग करना चाहते थे। और कंपनी ने उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी चाहते थे कि कंपनी डिलिस्टिंग करे, तो मगर डिलिस्टिंग तो कैंसिल हो गया। तो कंपनी क्या उसके बाद क्या खेल खेला कि कंपनी खुद मार्केट से शेयर उठाया। तो आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में पैसा नहीं था, शेयर कहाँ से उठाया? देखिए इस पैसा उठाने के लिए कंपनी क्या किया, कर्जा ले लिया। तो कर्जा कितना लिया, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। कंपनी का जो कर्जा लिया गया, कब लिया गया? 2020 में कंपनी का कर्जा, आप देखेंगे बोरिंग्स के बारे में, तो पहले देखिए कितना कर्जा था। पहले तो ज़्यादा कर्जा था। इस कर्जे को कंपनी मिटाने के लिए ही वो कंपनी को बेचना चाहते थे और इसी देखिए कर्जे के ऊपर फिर से वो कर्जा बढ़ाते चला गया। तो कंपनी का देखिए कंटिन्यूअसली कर्जा बढ़ते चले गए। तो कंपनी का कर्जा जो बढ़ा, कंपनी इस कर्जे से क्या किया? पहली बात ये सोचिए कंपनी उस कर्जे को क्या किया? देखिए 59 करोड़ 2020 में कर्जा लिया गया और उसके बाद देखिए 57 करोड़ बना, 53 करोड़ बना। तो अभी कहेंगे सर कर्जा तो कम हुआ है। कम किस किस लिए किया गया है? किस तरीके से किया गया? वो सोचिए। देखिए कंपनी क्या किया, खुद के शेयर 70% कर लिया, मतलब डायरेक्टली कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी अर्निंग होगा, तो डायरेक्टली कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्टेक उसी के पास है। तो कंपनी क्या किया, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। कितना? 43% के आसपास। अगर मैं इस कंपनी के डिविडेंड के पे आउट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, आप ध्यान से देखना, कंपनी के लास्ट कुछ टाइम्स के कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस और डिविडेंड है। देखिए शेयर प्राइस, ये जो कैंडल है इसको शेयर प्राइस, और जो चार्ट पैटर्न है वो डिविडेंड है। देखिए जिस तरीके से शेयर प्राइस ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से डिविडेंड का भी ग्रोथ हो रहा है। तो डिविडेंड कितना? 31.5% के आसपास डिविडेंड मिला। तो अराउंड 19% के 19 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिला। तो इसका मतलब कंपनी हाई ग्रोथ डिविडेंड दिया और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 43%। इसका मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपया था, इन्वेस्टमेंट था, तो उसके बदले आपको 43,000 रुपीज का डिविडेंड मिला। तो मुझे नहीं लगता कोई लोगों के साल भर में शेयर में ही रिटर्न मिलता, तो ये तो डायरेक्टली आपको डिविडेंड में ही रिटर्न दे दिया। तो मेन माजरा आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी डिविडेंड इसलिए ज्यादा इशू किया क्योंकि डायरेक्टली पैसा आप उसके जेब में ही जाएगा, क्योंकि 70% होल्डिंग उसके पास है, तो पब्लिक के पास तो 30% है, तो पब्लिक को 30% के हिसाब से डिविडेंड देना पड़ेगा, बाकी पैसा उसके जेब में जाएगा। तो कितना डिविडेंड इशू किया वो भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इस चीज को देखना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाला चीज होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड जो पेड है, तो कंपनी का पहले डिविडेंड कितना था? बहुत कम कम डिविडेंड था और लास्ट कुछ मतलब साल में देखेंगे तो 19,000 41,000 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया। 41,000 का 70% डिविडेंड, सोचिए 70% होल्डिंग किसके पास? प्रोमोटर के पास है, तो उसके जेब में चला गया और इस डिविडेंड पैसे से ही कंपनी क्या किया, खुद के कर्जे को मिटाया। आज आपको जो कर्जा कम दिख रहा है, मतलब बीच में 2 साल में जो कर्जा कम दिखा, उसके पीछे यही कारण है। कंपनी पहले डिविडेंड अनाउंसमेंट किया और शेयर को पहले बाई किया, शेयर को ऊपर लेके गए, उसके बाद डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, शेयर का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। देखिए कभी भी डिविडेंड स्प्लिट बोनस मिलता है तो शेयर प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर से वो क्या किया, शेयर को नीचे लेके आए, फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट किया, फिर से ऊपर गया और फिर से वो डिविडेंड दिया। तो इस तरीके से काम वो 2020 से ही करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से एक स्कैम है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन को तो पता है वो कंपनी क्या कर रहा है, मगर रिटेल पब्लिक को पता ही नहीं है, वो एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। वो तो इसको देखकर खुश हो रहा है कि कंपनी कंपनी ने 43% का डिविडेंड दिया। तो मैंने अगर 50,000 रुपया निवेश करके रखे थे, तो मुझे एटलीस्ट 20,000 का रिटर्न मिल गया सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से। तो ऐसे सोचेंगे तो आपको कुछ नहीं प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइस भी एडजस्टमेंट तो हो गया ना। तो प्राइस एडजस्टमेंट हो गया तो इसका मतलब आपका शेयर प्राइस भी गिर गया। तो इसके हिसाब से कंपनी का आपको कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपका पैसा ही आपको ही दे दिया। मान के चलिए आपने किसी को 50 रुपया दिया और वो आपको मतलब अ, वो आपको बोला कि मैं आपको रिटर्न करके दूंगा, तो आपको वो 10-10 करके रुपया 5 बार में दिया, तो आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा पैसा दे दिया। बिल्कुल नहीं, आपके पैसा घुमा घुमा कर आपको दिया है, तो आपको लग रहा है ज्यादा पैसा नहीं। 5 बार मुझे पैसा मिला, 5 बार नहीं, आपको सेम पैसा मिला, वो 5 बार दे रहा है। तो ये सारे जो डिटेल्स है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से कंपनी में मैं आज तक तो निवेश नहीं किया और ट्रेडिंग भी मैं नहीं किया। हाँ, इंट्राडे ट्रेड किया हूँ मगर स्विंग ट्रेडिंग्स में नहीं किया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। अगर कंपनी के में
शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में एक बार आपको दिखा दूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के पास। और एफएस ने देखिए खुद का सॉरी डीएस ने कितना माल बेचा, एफएस ने देखिए माल बेच दिया। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने क्या किया? सारे के सारे शेयर को गिरवी रख दिया। ये चीज़ तो मैंने आपको बोलने ही भूल गया कि कंपनी का प्रोमोटर तो अपने होल्डिंग्स देख लिया 70%। ये 70% बैंक से जो लोन उठाया वो किस किस हिसाब से बैंक लोन देंगे आपको? अगर आप बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा? तो कंपनी क्या किया? शेयर इसीलिए उठाया क्योंकि उसको प्लेजिंग करना है। 100% शेयर उन्होंने क्या किया? प्लेज कर दिया। मतलब सारे के सारे शेयर को मैंने वो कंपनी ने क्या किया दे कर दिया? गिरवी रख दिया। और गिरवी रखने के बाद ही वो सारे के शेयर गिरवी रखने के बाद ही वो पैसे को यहाँ पे क्या किया? एज ए बाइंग किया शेयर खरीदने में। और इस शेयर से ही वो डिविडेंड कमाया और पैसा कमाते रहे। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स आपको अच्छा दिखेगा, एक्सपेंस भी आपको कंट्रोल में दिखेगा, नेट प्रॉफिट भी आपको सब कुछ पॉजिटिव में दिखेगा। और जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर मैं कंपनी का फिगर आउट आपको दिखा दूँ, उससे पहले कंपनी का एक बार बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, ध्यान देना कंपनी का जो रिजर्व था वो पहले कितना ज़्यादा था आप देख सकते हैं 61,000 करोड़। उसको बेच बाच के कंपनी बना चुके हैं 39,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी रिटेल पब्लिक का तो पूरा बर्बाद करने के लिए वो तैयार है। तो इसीलिए कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देखेंगे तो कंपनी फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहा है। फिक्स एसेट तो बढ़ेगा ही क्योंकि कंपनी कर्जा जो लिया उस हिसाब से कंपनी बिजनेस को बढ़ा रहा है। नया-नया माइनिंग कर रहा है तो उसके लिए फिक्स एसेट तो बढ़ेगा ही। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान देना कंपनी 2020 कोविड के टाइम में इस टाइम में अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं इस टाइम में कंपनी अ, या इस टाइम में कंपनी बता रहे थे कि खुद के स्टेक को वो बेचेंगे मत सॉरी कंपनी को डीलिस्टिंग करेंगे। तो उसके बाद देखिए कंपनी जब डीलिस्टिंग नहीं हुआ वो धीरे धीरे करके खुद माल खरीदते गए तो ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे बिग क्रैश क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करते चले गए। तो साल भर में कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहा और उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो डिविडेंड किस बेसिस में मिला वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 2020 से लेकर अगर मैं इस चीज को आपको दिखा दूं ध्यान से देखना, यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में कितना 22 रुपीज 21 रुपीज 17 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया। उसके बाद फिर से 2021 में 13-14 रुपीज, उसके बाद 2022 में 31 रुपीज 90 रुपीज 17-20 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया। इसका मतलब डिविडेंड का पैसा किसके पास जा रहा है? पूरा का पूरा कंपनी के पास जा रहा है। तो आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। मेरा काम था आपको सारी चीज सिखाना दिखाना और समझाना। बाकी आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मैं बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, चाहे कंपनी कुछ भी रिटर्न दी। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 8,200% के आसपास रिटर्न दिया, अराउंड 82 टाइम्स रिटर्न। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि इसका मैनेजमेंट जिस तरीके से खेल खेल रहा है उस खेल में अगर शामिल हो जाऊंगा मैं तो मुझे बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस होगा। बाकी आप एक बार रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए। तो मैं कुछ ऐसे नहीं कहूँगा कि इस कंपनी के बारे में कंपनी एकदम बेकार कंपनी है, कंपनी तो अच्छा है, मगर कंपनी का मैनेजमेंट का मुझे परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट का जो काम है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।